नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम कई दिलचस्प विषयों पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे। जी। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार से लेकर क्या कहते हैं अंतरिक्ष के कुछ रहस्य और दुनिया भर की अहम खबरें भी। हाँ, काफी कुछ है आज। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ ताज़ा खबरें, वैज्ञानिक जानकारियां भी। मकसद यही है कि इन सब में से काम की बातें निकालें और समझें कि भाई चल क्या रहा है आजकल। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना। शुरुआत भारत के आर्थिक मोर्चे से करते हैं, खासकर ये जो विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सेक्टर हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ अच्छी हलचल है। निर्यात के आंकड़े कुछ बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हालिया आंकड़े अगर देखें तो अप्रैल से अगस्त 2025 इस दौरान भारत का जो पण्य निर्यात है, गुड्स एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो करीब $184 बिलियन रहा। 184 बिलियन? जी। ये पिछले साल इसी टाइम के मतलब $180 बिलियन से आप कह लीजिए लगभग 2.5% ज्यादा है। अच्छा। तो ये उछाल दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में भारतीय सामानों की मांग वो बनी हुई है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा हाथ है। अच्छा। जैसे जुलाई 2025 में देखें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जिसे कहते हैं, उसमें 3.5% की बढ़ोतरी हुई। और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का योगदान सबसे खास रहा। उसमें 5.4% की ग्रोथ देखी गई। 5.4%? ये तो अच्छा है। और क्या ये किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा लग रहा है? मतलब कारोबार का माहौल सच में सुधर रहा है क्या? लगता तो यही है। एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, वो है HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI का। PMI, हाँ ये तो सुना है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना? बिल्कुल। ये फैक्ट्री एक्टिविटी का एक तरह का पैमाना है। अगस्त 2025 में ये 59.3 पर था। 59.3? ये कितना होता है मतलब? ये पिछले 17 सालों में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। अरे वाह, 17 साल? हाँ, तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनियों का भरोसा बढ़ रहा है, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और शायद इसी भरोसे का नतीजा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 18% का इजाफा हुआ है। 17 साल का रिकॉर्ड टूटना और FDI में 18% की बढ़ोतरी, ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, क्या इसके पीछे सरकार की जो नीतियां हैं उनका भी कोई रोल है? आजकल ये PLI स्कीम वगैरह की काफी चर्चा होती है। निश्चित रूप से। देखिए, आर्थिक तरक्की सिर्फ अपने आप तो होती नहीं है। सरकारी नीतियां एक बड़ा, आप कह सकती हैं, सहारा बनती हैं। जैसे आपने PLI का जिक्र किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हाँ। ये योजना जो करीब 14 सेक्टरों में लागू है, ये कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने पर इंसेंटिव देती है, मतलब वित्तीय फायदा। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सीधा बूस्ट मिलता है। फिर वो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM है, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फ्रेमवर्क है। स्किल इंडिया प्रोग्राम भी है जो इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। हाँ, स्किल्स तो जरूरी हैं। और GST 2.0 सुधारों ने भी मतलब टैक्स सिस्टम को आसान बनाया है, जिससे लागत कम हुई है और एक्सपोर्ट कंपटीशन में मदद मिली है। तो हाँ, इन नीतियों और ग्रोथ के बीच एक सीधा कनेक्शन तो दिखता ही है। बिल्कुल। और अगर हम अलग अलग सेक्टर देखें तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वक्त ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि मोबाइल फोन बनाने में भारत काफी आगे निकल गया है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? जी। पिछले 11 सालों में मोबाइल का प्रोडक्शन 6 गुना और एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। 6 गुना प्रोडक्शन, 8 गुना एक्सपोर्ट? हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाहर से बने बनाए मोबाइल फोन पर हमारी निर्भरता कितनी कम हो गई है। अच्छा, कितनी? 2014-15 में हम करीब 75% फोन इंपोर्ट करते थे। अब 2024-25 में यह आंकड़ा सिर्फ 0.2% रह गया है। क्या कह रही है? 75% से 0.2%? ये तो जबरदस्त बदलाव है। मतलब मेक इन इंडिया इस सेक्टर में तो वाकई काम कर गया। हाँ, यह आंकड़ा तो यही दिखाता है। और किन सेक्टरों में ऐसी ही मजबूती दिख रही है? फार्मास्यूटिकल्स को देखिए, दवा उद्योग। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं और ये सही भी है। वॉल्यूम के हिसाब से हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर? और दुनिया भर की जो वैक्सीन की जरूरत है उसका 50% से ज्यादा भारत सप्लाई करता है। अच्छा,
ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी का एक अहम पिलर है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 7% से ज्यादा है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है। चौथा? और कपड़ा उद्योग, वो भी तो लाखों लोगों को रोजगार देता है ना? हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खेती के बाद ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। अच्छा। जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 2.3% है और इसकी खास बात यह है कि इसमें काम करने वाली लगभग 80% यूनिट्स जो हैं वो एमएसएमई हैं, मतलब छोटी या मझोली कंपनियां। ओहो, 80% एमएसएमईज? जी, इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर की तरक्की का फायदा सीधे तौर पर छोटे उद्यमियों और आम लोगों तक पहुंचता है। ये समावेशी विकास, जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, उसे बल देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, ये तो भी बनाने की बात, लेकिन सामान बनाने के बाद उसे सही जगह सही टाइम पर पहुंचाना, वो भी उतना ही जरूरी है। यहाँ लॉजिस्टिक्स का रोल आता है। इस मोर्चे पर क्या चल रहा है? लॉजिस्टिक्स तो किसी भी अर्थव्यवस्था की, आप कह लीजिए, नसें होती हैं। अगर सामान सस्ता और तेजी से नहीं पहुंचेगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना एक बड़ा चैलेंज रहा है। अभी हाल ही में NCER, जो एक थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत आकलन रिपोर्ट। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। इसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का करीब 7.97% थी। लगभग 8%। हाँ, ये रकम करीब 24 लाख करोड़ रुपए बनती है। बाप रे, 24 लाख करोड़? जी, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 42% सड़क परिवहन का है। उसके बाद फिर भंडारण और वेयरहाउसिंग का नंबर आता है। जीडीपी का लगभग 8% तो काफी ज्यादा लगता है। इसे कम करने के लिए क्या कोई खास प्लान है? हाँ, इस कॉस्ट को नीचे लाने और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें चल रही हैं। एक दिलचस्प प्रोग्राम है स्माइल। स्माइल? हाँ, इसका पूरा नाम है एकीकृत राज्य और शहर लॉजिस्टिक योजनाएं, इंटीग्रेटेड स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स। इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अच्छा। इसका मकसद है राज्यों और शहरों के लेवल पर लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत ढांचा तैयार करना। शुरू में 8 राज्यों के 8 शहरों में मौजूदा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को परखा जाएगा। कहाँ कमियां हैं वो पहचानी जाएंगी और फिर सुधार के लिए एक रोड मैप बनेगा। SMI नाम तो अच्छा है, उम्मीद है काम भी वैसा ही हो। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसमें? जैसे आजकल हर चीज की ट्रैकिंग होती है। टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत ही बड़ा है। इसी कड़ी में एक और पहल है LDB 2.0 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक। LDB 2.0? इसे NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज NLLDSL ने बनाया है। इसका काम है कंटेनरों की मूवमेंट पर रियल टाइम नजर रखना। रियल टाइम ट्रैकिंग? हाँ, इससे पता चलेगा कि एक्सपोर्ट के लिए निकला कंटेनर कहाँ पहुंचा है, चाहे वो समंदर के रास्ते जा रहा हो या मल्टी मॉडल तरीके से, मतलब ट्रक, ट्रेन, जहाज, सबसे। रियल टाइम ट्रैकिंग से पूरी सप्लाई चेन ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनती है, देरी कम होती है और लागत भी बचती है। और राज्यों के बीच लॉजिस्टिक्स को लेकर कोई कंपटीशन या रैंकिंग जैसा कुछ है, ताकि पता चले कौन बेहतर कर रहा है? बिल्कुल, इसके लिए लीड्स नाम से एक इंडेक्स आता है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स? हाँ, इसका 2025 का एडिशन आने वाला है। इसे वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI की तर्ज पर बनाया गया है, जो देशों को रैंक करता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक LPI जैसा? हाँ, लीड्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परफॉर्मेंस को देखता है। इसमें सरकारी नियम कायदे कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक्स सेवाएं कैसी हैं, माहौल कैसा है, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, ऐसे कई पहलू शामिल होते हैं। इस बार इसमें एक नई चीज भी जोड़ी गई है। देश के 5-7 जो मुख्य कॉरिडोर हैं, उन पर यात्रा में कितना समय लगता है, ट्रकों की एवरेज स्पीड क्या है, इंतजार कितना करना पड़ता है, इसका भी आकलन होगा। ये तो अच्छा है, इससे राज्यों को पता चलेगा कि कहाँ सुधार करना है। जी बिल्कुल, एक तरह का कंपटीशन भी बनता है और सुधार की प्रेरणा भी मिलती है। तो कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स दोनों मोर्चों पर काफी कुछ हो रहा है। चलिए अब गियर बदलते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। मैंने पढ़ा कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर चालू कर दिया है। हाँ, ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है। चीन का जूनो जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अब काम करने लगा है। जूनो?
और ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। इसे जमीन के नीचे 700 मीटर की गहराई में बनाया गया है। 700 मीटर नीचे? इतनी गहराई में क्यों बनाते हैं इसे? इसका कारण है कॉस्मिक किरणें। हमारे वायुमंडल पर लगातार बाहर से कणों की बौछार होती रहती है। इनमें म्यूऑन नाम के कण होते हैं। म्यूऑन? हाँ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं लेकिन भारी। तो ये म्यूऑन डिटेक्टर के जो सेंसिटिव उपकरण होते हैं उनमें नॉइज मतलब शोर पैदा कर सकते हैं। इससे न्यूट्रिनो के असली सिग्नल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। जमीन की मोटी परत इन कॉस्मिक किरणों को रोक लेती है, एक तरह से फिल्टर कर देती है, जिससे डिटेक्टर को साफ सिग्नल मिल पाता है। समझ गया। और ये जूनो करेगा क्या? इसका लक्ष्य क्या है? जूनो का मुख्य लक्ष्य न्यूट्रिनोज के बारे में 2 बुनियादी बातें पता लगाना है। एक तो उनका द्रव्यमान क्रम, जिसे मास हायरार्की कहते हैं। मास हायरार्की? हाँ, मतलब 3 तरह के न्यूट्रिनो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। इनमें से कौन सबसे भारी है, कौन बीच का और कौन सबसे हल्का, ये क्रम पता करना। और दूसरा, उनकी दोलन आवृत्ति, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब वो बदलते रहते हैं? जी, न्यूट्रिनो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, तो वो कितनी तेजी से बदलते हैं, ये मापना भी जूनो का एक अहम लक्ष्य है। न्यूट्रिनो तो वैसे भी बड़े रहस्यमयी कण माने जाते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, घोस्ट पार्टिकल्स या भूतकण इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और इनका द्रव्यमान या तो बहुत ही कम होता है या शायद शून्य। ये ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कण हैं, मतलब बहुत हैं ये। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये पदार्थ के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, सिर्फ कमजोर नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण के जरिए, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ओह। ये शक्तिशाली से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से भी बिना असर हुए गुजर जाते हैं और अपने सोर्स से लगभग लाइट की स्पीड से सीधी रेखा में चलते हैं। इसीलिए घोस्ट पार्टिकल्स। तो जूनो जैसे बड़े डिटेक्टर इसी रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। क्या भारत में भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, भारत भी इस अहम रिसर्च में पीछे नहीं है। हमारी अपनी परियोजना है भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO। INO ये कहाँ बन रहा है? ये तमिलनाडु के थेनी जिले में बोदी वेस्ट हिल्स की पहाड़ियों के नीचे बनाई जा रही है। ये हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का मिलाजुला प्रयास है। अच्छा, भारत का अपना INO? जी, इसके अलावा साउथ पोल पर आइस क्यूब नाम की एक और बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पहले से काम कर रही है। तो ये सब मिलकर ब्रह्मांड के इन अदृश्य कणों के राज खोलने में लगे हुए हैं। बहुत दिलचस्प। विज्ञान से अब समुद्र की ओर बढ़ते हैं। जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग को लेकर भी कुछ नई पहल हुई है, ऐसा सुना मैंने। हाँ, वित्त मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। बड़े जहाजों को अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मास्टर लिस्ट होती है, HML कहते हैं उसे, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, HML। हाँ, उसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कैटेगरी के तहत शामिल किया गया है। अच्छा, बड़े जहाजों को। यहाँ बड़े जहाज से क्या मतलब है? यहाँ बड़े जहाज की परिभाषा दी गई है। मतलब ऐसे कमर्शियल जहाज जो या तो 10,000 ग्रॉस टन GT या उससे ज्यादा के हों और भारतीय मालिक के हों और भारतीय झंडे के नीचे चल रहे हों। ठीक है। या फिर 1500 GT या उससे ज्यादा के भारत में बने हों और भारतीय मालिक व झंडे के तहत हों। समझ गया। तो इस HML लिस्ट में शामिल होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फायदा है इसका? इसका बड़ा फायदा है। HML में शामिल होने का मतलब है कि इन बड़े जहाजों को बनाने या खरीदने के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिल सकेगा। अच्छा, लोन आसानी से मिलेगा? हाँ, जिसकी शर्तें आसान होंगी और लिमिट भी ज्यादा होगी। कंपनियां बाहर से भी पैसा आसानी से जुटा पाएंगी, जिसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB कहते हैं। साथ ही वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी अगर प्रोजेक्ट फाइनेंशियली मुश्किल लग रहा है तो सरकारी मदद मिल सकती है और टैक्स में छूट जैसे फायदे भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर पैसा जुटाना आसान होगा। जी बिल्कुल, इससे जहाज बनाने और खरीदने के लिए फाइनेंसिंग आसान होगी और इस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। और इस सेक्टर को निवेश की जरूरत तो काफी है ना? भारत समुद्री व्यापार पर कितना निर्भर है? बहुत ज्यादा। लेकिन विडंबना देखिए, हमारा लगभग 95% समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों पर होता है। 95%? हाँ, और सोचिए, इसके लिए भारत हर साल विदेशी शिपिंग कंपनियों को करीब $75 बिलियन चुकाता है। $75 बिलियन हर साल? जी,
और दुनिया भर में जितने जहाज बनते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी महज आप अंदाजा लगाइए। कमी होगी 1%। 0.06%। सिर्फ 0.06? ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इसीलिए सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में शामिल हो। टॉप 5 2047 तक? हाँ, और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 में तो अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक स्वदेशी जहाज बनाने और शिपिंग क्षमता बढ़ाने में $54 ट्रिलियन का निवेश होगा। $54 ट्रिलियन। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां तो कई हैं, जैसे जहाज बनाने में बहुत पैसा लगता है और भारत में कैपिटल कॉस्ट मतलब कर्ज महंगा है। हमारे पास जो जहाजों का बेड़ा है वो भी काफी पुराना हो गया है। टैक्स से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं और स्किल्ड लोगों की भी कमी है। शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात है, नए मैरीटाइम इनोवेशन हब बन रहे हैं और सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन पहल भी लॉन्च हुई है। तो कोशिशें जारी हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आते हैं। फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने का मुद्दा फिर खबरों में है। कुछ और देशों ने हाल ही में मान्यता दी है। हाँ, हाल ही में यूके, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अच्छा, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जी, इसके साथ ही दुनिया के 140 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अब फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। 140 से ज्यादा। और भारत का क्या रुख है इस पर? जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तो फिलिस्तीन को 1988 में ही मान्यता दे दी थी। हो, 1988 में ही? जी, और हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में वोट दिया था। ये घोषणा पत्र फिलिस्तीन इजराइल मसले के शांतिपूर्ण हल और 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब 2 राष्ट्र समाधान पर जोर देता है। ठीक है। अच्छा, ये किसी देश को मान्यता देने का ठीक मतलब क्या होता है? इसके कानूनी मायने क्या हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी इलाके को राज्य का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में बताई गई हैं। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन? हाँ, शर्तें हैं, एक स्थायी आबादी होनी चाहिए, एक तय इलाका हो, एक सरकार हो और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता हो। जब कोई मौजूदा देश इन शर्तों को पूरा करने वाले इलाके को औपचारिक रूप से स्वीकार करता है तो उसे मान्यता कहते हैं। तो मान्यता मिलने से क्या होता है? मान्यता मिलने से उस नए राज्य को कई अधिकार मिल जाते हैं, जैसे वो दूसरे देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकता है, संधियां कर सकता है और सैद्धांतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बन सकता है। लेकिन फिलिस्तीन अभी UN का फुल मेंबर नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। उसे स्थायी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, संयुक्त राष्ट्र मतलब UN ऑर्गेनाइजेशन वो किसी देश को मान्यता नहीं देता। अच्छा। हाँ, ये अधिकार सिर्फ अलग अलग देशों की सरकारों के पास है। UN ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि किसी नए देश को अपनी मेंबरशिप दे दे या किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों को स्वीकार कर ले। मान्यता देना या ना देना ये अलग अलग देशों का अपना फैसला होता है। ये बारीकियां जानना जरूरी था। चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर जल्दी से नजर डालते हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल के सेहत पर असर को लेकर कोई नई रिपोर्ट आई है? हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस GCHA ने क्रेडल टू ग्रेव नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। क्रेडल टू ग्रेव मतलब जन्म से कब्र तक? जी बिल्कुल। और रिपोर्ट का सार यही है कि जीवाश्म ईंधन हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका असर माँ के पेट में पल रहे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक रहता है। बाप रे। अस्थमा, कैंसर, दिल की बीमारियां ये सब इससे जुड़ी हैं। दिक्कत यह है कि कोयला, तेल, गैस निकालने से लेकर उन्हें रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने, जलाने और फिर जो कचरा बचता है उसे ठिकाने लगाने तक हर कदम पर प्रदूषण होता है। हर स्टेज पर? हाँ, और जो पुरानी बंद हो चुकी खदानें या प्लांट हैं उनसे भी सीसा, पारा जैसे जहरीले तत्व रिश्ते रहते हैं जो लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसका सबसे बुरा असर अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे आदिवासी या नस्लीय अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर है। क्या रिपोर्ट में इससे निपटने के कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं? हाँ, रिपोर्ट कुछ ठोस कदम उठाने की बात करती है, जैसे नए कोयला, तेल, गैस प्रोजेक्ट्स पर रोक लगे। इन ईंधनों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे धीरे धीरे खत्म करके वो पैसा स्वास्थ्य और साफ ऊर्जा में लगाया जाए।
प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रदूषक भुगतान करेगा वाला सिद्धांत लागू हो, नियम सख्त हों और उनकी निगरानी ठीक से हो, और अंतर्राष्ट्रीय बैंक वगैरह को भी जलवायु और स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, अगली खबर औद्योगिक पार्कों से जुड़ी है। सरकार ने इनकी कोई नई रेटिंग प्रणाली शुरू की है। जी, वाणिज्य मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS का तीसरा संस्करण IPRS 3.0 लॉन्च किया है। इसे DPIIT ने ADB की मदद से तैयार किया है। IPRS 3.0 ये सिस्टम देश भर के इंडस्ट्रियल पार्कों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रेट करेगा। उन्हें लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पायर्स जैसी कैटेगरी में बांटा जाएगा। अच्छा, रेटिंग होगी। हाँ, और इस बार रेटिंग के लिए कुछ नए पैमाने भी जोड़े गए हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी, मतलब पार्क पर्यावरण का कितना ध्यान रख रहा है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी कैसी है, डिजिटलीकरण कितना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ाव है या नहीं, और सबसे जरूरी वहाँ काम कर रही कंपनियों का फीडबैक क्या है। तो अब पार्कों को इन सब पर भी ध्यान देना होगा। मकसद है उन्हें बेहतर बनाना, है ना? जी बिल्कुल, सुधार और मानकीकरण। सरहद पर सड़कों का जाल बिछाने वाले सीमा सड़क संगठन BRO का भी कोई जिक्र है, प्रोजेक्ट विजयक। हाँ, BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में अपने 15 साल पूरे किए हैं। ये प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ था। 15 साल? जी, और ये कारगिल व जांगस्कर इलाके में सड़कें बनाने और उनके रखरखाव का काम देखता है। इसका नाम 1999 के कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के नाम पर रखा गया है। नियंत्रण रेखा LOC के पास जो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनको बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी काम है ये। अच्छा, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर चर्चा में क्यों है? खबरें ऐसी हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का नियंत्रण फिर से हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दोबारा? हाँ, यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, काबुल के नजदीक। इसे 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था। बाद में 9/11 के बाद ये अमेरिका का मुख्य अड्डा बन गया था, जिसे उन्होंने 2021 में छोड़ दिया था। हाँ, याद है। तो इसका दोबारा खुलना इस क्षेत्र की भूराजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। बिल्कुल। और बाल्टिक सागर, वहाँ क्या हुआ? बाल्टिक सागर के ऊपर तब तनाव बढ़ गया जब जर्मनी को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। हुआ ये कि एक रूसी सैन्य विमान बिना इजाजत उनके हवाई क्षेत्र के काफी पास आ गया था। ओहो, ये दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी, मतलब ब्रैकिश वाटर का भंडार है, जो लगभग चारों ओर से जमीन से घिरा है और ज्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए कोई नई तकनीक आजमाई जा रही है। ये स्मॉग ईटिंग कोटिंग्स क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहल है। दिल्ली सरकार सड़कों पर एक खास तरह की फोटो कैटेलिटिक कोटिंग लगाने के असर का अध्ययन कर रही है। इसे ही स्मॉग ईटिंग कहा जा रहा है। स्मॉग ईटिंग मतलब स्मॉग खाने वाली? हाँ, कुछ वैसा ही। दावा ये है कि ये कोटिंग सूरज की रोशनी की मदद से हवा में मौजूद हानिकारक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और दूसरे प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदल देती है। कैसे? इसमें अक्सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 का इस्तेमाल होता है। जब इस पर UV लाइट पड़ती है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़ देती है। अगर ये वाकई कारगर हुई, जैसा कि दावे हैं, तो वायु प्रदूषण से लड़ने का एक नया हथियार मिल सकता है। उम्मीद करते हैं ये काम करे। अच्छा, अंतरिक्ष में भी कुछ नया पता चला है। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स, ये क्या बला है? जी, खगोलविदों ने एक नई तरह की खगोलीय घटना की पहचान की है, जिसे एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स या ENTs नाम दिया है। ENTs ऐसा तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कम 3 गुना बड़ा, किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है। ब्लैक होल के पास? हाँ, ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे टाइडल फोर्स कहते हैं, वो उस तारे को खींचकर लंबा स्पगेटी जैसा बना देती है और उसे निगल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और उसी चमक को हम ENT के रूप में देखते हैं। बाप रे, तारे की स्पगेटी, ब्रह्मांड भी कमाल है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पनबिजली परियोजना पर भी काम चल रहा है, सावलकोट प्रोजेक्ट। हाँ, चिनाब नदी पर सावलकोट पनबिजली परियोजना प्रस्तावित है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। रन ऑफ द रिवर मतलब नदी के बहते पानी से ही बिजली बनाई जाएगी, बड़ा बांध बनाकर पानी रोकने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल इसे पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इसे NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बनाएगी। ठीक है, और समंदर के लहरों से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी थी कि श्रीलंका हमें किसी तरह बचाता है।
ये क्या मामला है? हाँ, ये एक स्टडी में पता चला है। बात यह है कि दक्षिणी महासागर से बहुत शक्तिशाली लहरें उठती हैं, जिन्हें स्वेल वेव्स कहते हैं। ये तूफानों से पैदा होती हैं और हजारों किलोमीटर दूर तक सफर करती हैं। स्वेल वेव्स? स्टडी कहती है कि अगर श्रीलंका का द्वीप बीच में ना होता तो ये शक्तिशाली स्वेल वेव्स सीधे भारत के पूर्वी तट से टकरा सकती थीं। इससे बाढ़ और जमीन के कटाव का खतरा बहुत बढ़ जाता। अरे, तो श्रीलंका एक तरह से ढाल का काम करता है। जी बिल्कुल, एक प्राकृतिक ब्रेक वाटर जैसा। भारत में इन लहरों को कलक्कडल तरंगे कहते हैं और अब यूनेस्को ने भी इस नाम को वैज्ञानिक तौर पर मान्यता दे दी है। कलक्कडल, दिलचस्प। अच्छा, और अंत में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे मिला है? वर्ष 2023 के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जाने माने अभिनेता मोहनलाल जी को देने की घोषणा हुई है। मोहनलाल जी को? बहुत बढ़िया। जी, ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तो आज हमने अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, विज्ञान में न्यूट्रिनो, शिप बिल्डिंग, भू राजनीति, पर्यावरण, सेहत और आखिर में सिनेमा तक कई अलग अलग पड़ावों को छुआ। इन सब बिखरी हुई कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या मतलब निकलता है सबका? देखिए, एक तरफ तो साफ दिखता है कि भारत तेजी से विकास करना चाहता है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, लॉजिस्टिक्स को सुधारना हो या समुद्री ताकत बनना हो। इसके लिए बड़ी योजनाएं बन रही हैं, भारी निवेश हो रहा है, आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है, जैसा हमने जूनो या भारत के अपने INO जैसी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं में भी देखा। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस विकास की कीमत भी नजर आ रही है, या कहिए कि उस पर सोचना पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन से सेहत को जो नुकसान हो रहा है, शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, GCR रिपोर्ट और वो स्मॉग ईटिंग तकनीक, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। और साथ ही दुनिया भी आपस में कितनी जुड़ी हुई है ये भी दिखता है, चाहे वो फिलिस्तीन को मान्यता देने का वैश्विक सिलसिला हो या बाल्टिक सागर में तनाव, ये सब भारत से अछूता नहीं है। सही कहा। तो बड़ी तस्वीर शायद ये है कि भारत को तरक्की की रफ्तार और पर्यावरण व स्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा, और ये सब कुछ वैश्विक हकीकतों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस पर सोचने के लिए। एक तरफ हम बंदरगाह और जहाज निर्माण जैसे भारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, जिसकी जरूरत भी हमारी अर्थव्यवस्था को, लेकिन दूसरी तरफ हम पारंपरिक ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को भी साफ तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में भारत तीव्र आर्थिक विकास और लंबे समय तक चलने वाली पर्यावरणीय व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकता है, खासकर जब हम बड़ी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं भी रखते हैं, जैसे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और वैश्विक सहयोग पर भी निर्भर हैं। इस पर सोचना जरूरी है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।